हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश कुमार। आज जो हेडिंग देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेना के 30 जवानों पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है। द हिंदू की यह हेडिंग है, प्रोमोटिंग इम्प्यूनिटी ऑन द 2021 वोटिंग में स्केयर केस इन नागालैंड। 2021 का वोटिंग नरसंहार क्या है नागालैंड में, उसके बारे में जानेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की यह हेडिंग है, एमओडी डिनाइज सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट 30 आर्मी मैन। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 30 आर्मी के जवानों पे मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है। तो यह खबर क्या है? तो खबर इस प्रकार है कि 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड में 13 नागरिकों की सेना के द्वारा हत्या हो जाती है। 6 श्रमिक असम की सीमा से लगे एक कोल खदान से काम करके गाड़ी में सवार होकर के घर लौट रहे थे। सेना ने उन्हें उग्रवादी समझ लिया और उन पर गोली चला दी, जिसमें उन सभी 6 श्रमिकों की मौत हो जाती है। उन्हें उग्रवादी समझ लिया क्योंकि जो उग्रवादी हैं वो स्थानीय लोगों की वेशभूषा में आकर सेना के जवानों पे हमला करते हैं। तो समझने में परेशानी होती है कि कौन उग्रवादी है कौन नहीं है। तो सेना ने उन सभी 6 श्रमिकों को आतंकवादी उग्रवादी समझ लिया। इसके विरोध में ग्रामीणों के साथ फिर से झड़प हो जाती है उन सेना के जवानों को के साथ, और फिर से सेना के जवान के द्वारा गोली चला दी जाती है, जिसमें 7 ग्रामीणों को गोली लग जाती है और उनकी भी मौत हो जाती है। यानी कि कुल 13 नागरिकों की मौत हो जाती है। क्योंकि यह घटना नागालैंड के मोन जिले के पोटिंग गांव में हुई थी, इसीलिए इसे पोटिंग नरसंहार कहा गया। तो आखिर ऐसा क्या था कि सेना को क्या खुली छूट दी हुई थी कि अब जिसे मन उसे गोली मार दे सकते हैं? तो नहीं। नागालैंड में अफसपा कानून लागू हुई लागू है, जिसके तहत सेना को या पुलिस बल को या केंद्रीय पुलिस बल को एक स्पेशल अधिकार है, एक स्पेशल शक्ति दी हुई है। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये अब सपा कानून है क्या, उसके बाद यह घटना को अच्छे से समझ में आएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो अब सपा का पूरा नाम है आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट। यह सेना, राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों को कुछ स्पेशल राइट देती है, जिसमें घरों की तलाशी लेने, किसी भी संपत्ति को नष्ट करने या गोली मारने की शक्ति देती है। किसी भी संपत्ति को नष्ट करने का मतलब है कि अगर पुलिस बल को या सेना के जवान को, अगर या राज्य पुलिस बल को या केंद्रीय पुलिस बल को ऐसा लगता है कि यह चीज, यह मकान या कोई चीज उग्रवादी के लिए इस्तेमाल, उग्रवादी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे नष्ट कर सकती है। यह कानून, अब सपा कानून, तभी लागू होता है जहां पे आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है, या ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में है। यह कानून जो है और सुरक्षा बल को किसी भी व्यक्ति को उचित संदेह के आधार पर या जिसने अपराध किया है या करने वाला है, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यह अशांत क्षेत्रों में शांति लाने के लिए कानूनी छूट प्रदान करता है। यह अशांत क्षेत्र क्या है? तो अशांत क्षेत्र उसे कहा गया है जहां पे मान लीजिए कि अ, आतंकवादी गतिविधि हो रही हो, हिंसा ज्यादा हो रहा हो, या ऐसा प्रतीत होता हो कि भारत की संप्रभुता प्रभावित हो रही है, या राष्ट्रीय ध्वज या गान का या भारत के संविधान का लगातार अपमान हो रहा हो, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो, तो वहां पे राज्यपाल या केंद्र सरकार के द्वारा
इसे उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। यह अपसपा कानून के धारा 3 में प्रावधान है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राजपत्र में आधिकारिक सूचना जारी करता है तो केंद्र सरकार को नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार है। हाँ, एक बार जब किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाता है तो वहां कम से कम 3 महीने तक यह कानून लागू रहता है। यह यथास्थिति बनाए रखती है। अब सपा कानून के धारा 4 में यह प्रावधान है कि सेना के अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि कानून उल्लंघन करने वाले या कानून का उल्लंघन करने का संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का विशेष अधिकार देती है। शर्त इतना ही है कि गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी होगी। सुरक्षा बल को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना सहमति के तलाशी भी ले सकते हैं। एक बार किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में सेना लेती है तो उसे जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस कानून का और जो आज का मुख्य मेन टॉपिक है, इस कानून में एक प्रावधान ये भी है कि अगर राज्य एजेंसी मानवाधिकार कथित उल्लंघन के या किसी चीज के आरोप में अगर सेना के जवान या केंद्रीय पुलिस के जवानों पे अगर कार्रवाई करना चाहती है जहां पे अब सपा लागू है, तो उसके लिए पहले राज्य एजेंसी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या केंद्र सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी, तभी राज्य एजेंसी उस जवान पे कार्रवाई कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। क्या अब सपा कानून भारत के आजाद होने के बाद आया है, हमारे देश को आजाद होने के बाद आया है? नहीं, यह कानून पहले से था। आपने सुना होगा कि बिना वारंट को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत कानून लाई थी। तो यह देखिए, यह 1942 में कानून आया था, अध्यादेश आया था, सॉरी कानून नहीं, अध्यादेश आया था, जब महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यह आंदोलन एक दिन के बाद ही नेतृत्व विहीन हो गया था और कई जगहों पे हिंसा होने लगी थी। बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी पूरे देश में, जिसके चलते नेताओं को जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी पटेल और कई अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी जिससे आहत होकर के उस समय के वायसराय निथिगो ने एक अध्यादेश लाया जिसका नाम था सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942। इसके तहत, इस अध्यादेश के तहत सशस्त्र बलों को गोली मारने का लाइसेंस दिया गया था। इसी अध्यादेश के तर्ज पर भारत सरकार ने आजादी के बाद जो आजादी के बंटवारे के समय जो दंगे या जो हिंसा उत्पन्न हुई थी, जो अशांति हुई थी, उससे निपटने के लिए 1947 में यह 4 अध्यादेश लेकर के आए, जिसे बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और संयुक्त प्रांत में लागू किया गया। आजादी के बाद भारतीय संसद ने अलग अलग क्षेत्र के लिए अपसपा के 3 अलग अलग अधिनियमों को लाया, जिसमें सबसे पहला है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां असम और मणिपुर अधिनियम 1958, जिसे असम और मणिपुर में लागू किया गया था। सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार नियम 1983, जिसे पंजाब में जब खालिस्तान अपने चरम पे थी तब इस अधिनियम को लाया गया था। सशस्त्र बल जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकार अधिनियम 1990, इसे जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया था जब वहां पे आतंकवादी गतिविधि अपने चरम पे। नागालैंड में क्यों अपसपा लगा? हम लोग बहुत कुछ पूर्वोत्तर राज्यों से में जो भी गतिविधियां होती रहती है उससे हम लोग
ज्यादा वाकिफ नहीं हो पाते हैं, ज्यादा जानकारी नहीं हम लोग को मिल पाती है। मीडिया भी इधर के ही राज्यों को की खबरों को ज्यादा तवज्जो देती है। तो जानकारी इस प्रकार है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान को पहले आजाद किया गया था, तो उसी दिन 14 अगस्त 1947 को नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी ने नागालैंड को भी स्वतंत्र राज्य घोषित, स्वतंत्र देश घोषित कर दी। इसने मई 1951 में दावा किया कि अलग नागालैंड के लिए उसके द्वारा कराया गया जो जनमत संग्रह है, इसमें 99% लोग उसके साथ हैं। अब नागा नेशनल काउंसिल ने स्वतंत्र अलग राष्ट्र की मांग की, लेकिन यह पहले जो था वो असम का हिस्सा था। आप देखिए स्क्रीन पे, पूर्वोत्तर में एक पहले सभी राज्य जो थे वो असम में ही आते थे। आप देखिए, फिर बाद में इसी में से अलग अलग नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी का, मेघालय, इन सभी का अलग अलग विभाजन हुआ। तो 1951 में नागा नेशनल काउंसिल ने यह दावा किया कि 99% लोग एक अलग नागालैंड, नागा नेशन की पक्ष में है। लेकिन भारत सरकार ने 1952 में यह दावा खारिज कर दिया। तो इसके विरोध में नागाओं ने छापामार युद्ध शुरू कर दिया, जिसे सरकार ने दबा दिया। 1952 के नागा जो प्रथम आम चुनाव थे उसका नागाओं ने बहिष्कार किया, और यह विरोध जो है वह सरकारी स्कूलों और अधिकारियों तक बढ़ गया। स्थिति से निपटने के लिए असम सरकार ने 1953 में नागा हिल्स में असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट लागू कर दिया और विद्रोहियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तेज कर दी। लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। फिर असम की राज्य सरकार ने, क्योंकि उस समय नागालैंड असम में ही था, तो असम की राज्य सरकार ने नागा हिल्स में असम राइफल्स की तैनाती किया और 1955 के असम अशांत क्षेत्र अधिनियम को लागू किया। और इस प्रकार अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों के लिए इस क्षेत्र में उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए एक स्पेशल कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। लेकिन असम राइफल्स और राज्य पुलिस बल इस विद्रोह को नहीं रोक पाए, क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा तेज थी। और इसके विरोध में विद्रोही नागा ने विद्रोहियों ने नागा राष्ट्रवादी परिषद एनएनसी की 1956 में एक समानांतर सरकार का गठन कर दिया। इस खतरे से निपटने के लिए फिर सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष शक्ति अध्यादेश 1958 को 22 मई 1958 को राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। लेकिन फिर इसी कानून को बाद में अधिनियम के तौर पर बदल दिया गया, जिसे सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 नाम दिया गया। फिर 1957 में नागा पीपुल कन्वेंशन के तहत एक बड़ी राजनीतिक इकाई के गठन का प्रस्ताव सामने आया, क्योंकि भारत सरकार शुरुआत से ही जो क्षेत्र अशांत थे या जो विद्रोही थे उनसे बातचीत जारी रखती थी। जब जैसा जरूरत पड़ा राजनीतिक तरीके से भी समझौते की बात की गई, या फिर सेना के द्वारा या पुलिस बल के द्वारा या केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा कार्रवाई भी की गई। तो जब जिस प्रकार संभव हुआ उस प्रकार उस क्षेत्र को शांत रखने की कोशिश की गई। तो 1957 में नेशनल नागा पीपुल्स कन्वेंशन के तहत एक बड़ी राजनीतिक इकाई के गठन का प्रस्ताव सामने आया, जिसमें नागा हिल के जिले और तब की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के ट्वेंसांग मंडल को शामिल करने का प्रस्ताव था। केंद्र सरकार ने इसे सहज तरीके से स्वीकार कर लिया
और इस तरह से नागा हिंदुस्तान क्षेत्र का गठन हुआ। बाद में नागा पीपुल्स कन्वेंशन ने एक अलग राज्य की प्रस्तावना रखी। इसे भी भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और यह इसे 1960 का 16 सूत्री समझौता कहा गया। 1 जनवरी 1963 को एक अलग राज्य का निर्माण हुआ और लेकिन इसके बाद भी नागा नेशनल काउंसिल ने एनएनसी ने अपना आंदोलन जारी रखा, क्योंकि ये भारत नियंत्रित नागालैंड के विरुद्ध थे। यानी कि वो नागालैंड, जिस नागालैंड की वो मांग कर रहे थे, वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे, न कि राज्य की। इसके बाद नागालैंड में दो सरकारें गिर गई। 1970 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता आ गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। इस दौरान एक और समझौता हुआ, क्योंकि समझौता लगातार होते रह रहे थे, जिसे शिलोंग समझौता कहा गया। 1975 में एनएनसी के गुट की तरफ से 6 नेता और भारत सरकार के प्रतिनिधि एलपी सिंह के बीच यह समझौता हुआ। ये सभी नेता भारत के संविधान को मानने और हथियार छोड़ने के लिए सहमत हो गए और इस पर भी सहमति बन गई कि जो भी और अन्य मुद्दे हैं उन्हें आगे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जो दूसरे एनएनसी गुट के जो लोग थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और इस शिलोंग समझौते के विरोध में एनएनसी से जू इसाक चिसी सू टी मुइवा और एसएस खपलांग ने एनएनसी से नाता तोड़ करके 1 जनवरी 1980 को एनएनसीएन का गठन किया था। लेकिन बाद में एक बार फिर भारत सरकार से बातचीत के मुद्दे पर संगठन में दरार पड़ गई और खपलांग ने 30 अप्रैल 1988 को अपना अलग गुट बना लिया। एनएनसी और एनएनसीएन ये दोनों संगठन पूर्वोत्तर में असम, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश के में जो नागा बहुल इलाके हैं, उनके लिए ये ग्रेटर नागालैंड या नागालिंग के गठन की मांग करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं, यह 1956 का मैप है और दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस तरफ 1956 का 1956 का भारत का मैप है और दाहिने तरफ आपका भारत का मैप है। असम से, अरुणाचल प्रदेश से और मणिपुर के कुछ जो नागा बहुल इलाके हैं, उन सभी को मिला करके ये सभी एक अलग राज्य की मांग करते हैं, सॉरी एक अलग देश की मांग करते हैं। और आंदोलन शुरू से ही भारत के आजाद 1947 से अब तक इस चीज को मांग करते रहे हैं। लेकिन 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। तो समझौते बहुत बार हुए हैं, लेकिन कुछ समझौतों में सफलता मिली है। फिर 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 2015 में इनकी मौजूदगी में भारत सरकार और नागाओं के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें हस्ताक्षर करने वाले नागा विद्रोही नेता टी मुइवा थे। ये स्वतंत्र टी मुइवा जो हैं वो स्वतंत्र संप्रभु ग्रेटर नागालैंड राष्ट्र की मांग करते हैं, राष्ट्र की मांग करते हैं, राज्य की नहीं। यानी कि एक अलग नागालैंड राज्य देश की मांग करते हैं। ये भारत की आजादी के समय से ही हिंसक संघर्ष चला रहे हैं वहां पे और नागालैंड में इनकी अपनी भूमिगत संघीय नागालिंग सरकार है।
एक समानांतर सरकार भी चलाते हैं, जो इसके स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को उसका प्रधानमंत्री घोषित कर रखे हैं चिमुइवा। और वह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के महासचिव भी हैं, एनएनसीएन के महासचिव भी हैं, तथा इसके संस्थापक इसाक किसिचु जो हैं अध्यक्ष हैं, वो अपनी सरकार के स्वयंभू राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। 1957 में भारत सरकार से हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद 80 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। नागालैंड में स्थिति यह है कि नागालैंड सरकार जो है, जिसके प्रधानमंत्री टिमुइवा और राष्ट्रपति इसाक चिसिचु हैं, ये बाकायदा टैक्स वसूलते हैं। इनकी अपनी पुलिस है, तकरीबन 4500 सदस्यों का मजबूत कैडर है। इसका वार्षिक बजट 2 से 2.5 अरब का है। लेकिन इनका मुख्य स्रोत जो है आय का, म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी है। इसके अलावा ये बैंक डकैती, फिरौती आदि से भी पैसा जुटाते हैं। लेकिन अब कुछ हालात वहां पे बदले हैं। 2022 के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों से कुछ हिस्सों को अब सपा को हटाया गया। असम में 23 जिलों से पूरी तरीके से हटा लिया गया, सिर्फ एक जिले में आंशिक रूप से लागू है अब सपा कानून। नागालैंड में 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से यह हट जाएगा। यह जो सूचना है वो मार्च 2022 की ही है। मणिपुर में 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से यह हटा लिया गया है। अब सपा कानून हटाने का कारण है, यहाँ पे उग्रवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2021 में उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई है। केंद्र सरकार के अनुसार 2014 के मुकाबले 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% की कमी आई है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ सालों में 7,000 से ज्यादा उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। तो ये तो था कि अब सपा कानून क्या है, नागालैंड में क्यों लागू हुआ और अब क्या हाल है वहां पे। लेकिन जो मुख्य जो घटना थी वो ये थी कि जब ये हत्या सेना के द्वारा गोली चला दी गई और सभी लोगों की मौत हो गई, वहां पे विरोध शुरू हो गए और इसे वोटिंग हत्याकांड या नरसंहार का नाम दिया गया। और वहां की सरकार ने नागालैंड के पुलिस विशेष जांच टीम को यानी एसआईटी को जांच करने का आदेश दिया। इस एसआईटी ने अपनी जांच मार्च 2022 में पूरी की, जिसमें मेजर सहित 30 जवानों को आरोपी बना करके चार्जशीट दायर किया गया। इन सभी जवानों पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और कुछ अलग धाराएं लगाई गई थी। लेकिन चूंकि अब सपा कानून में एक प्रावधान था कि सेना के जवान पे अगर राज्य एजेंसी कोई भी अगर कार्रवाई करती है तो उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो यह जांच एजेंसी जो है इन पे को गिरफ्तार करने या इन पे कार्रवाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन मांगी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन सभी जवानों पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है और उन्हें परमिशन नहीं मिली। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।